आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडी करंट्स और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडक्टेंस। एडी करंट्स क्या होते हैं? सपोज करो आपने एक मैग्नेटिक प्लेट यानी कि मेटल प्लेट, दिस इज अ मेटल प्लेट, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करा रहे हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। और जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कराएंगे, फ्लक्स थ्रू दिस मेटल विल चेंज, यानी कि इस फ्लक्स के थ्रू, इस मेटल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। और अगर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा और फिर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टिंग लूप, इस तरह का कंडक्टिंग लूप है। तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो इसके थ्रू करंट जनरेट होगा। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड द प्लेन दिया हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है पूरा। तो यहाँ पर इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें इस तरह से एडी करंट जनरेट होंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में ये जनरेट हो जाएगा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स, देयर आर infinite number of loops possible, infinite number of loops possible। इन लूप्स के थ्रू करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है और उस करंट को हम नाम देते हैं एडी करंट। और एडी करंट्स की वजह से थर्मल एनर्जी जनरेशन होता है, यानी कि प्लेट हीट होती है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और इसमें हीटिंग ऑफ प्लेट इफेक्ट देखा जाता है, हीटिंग होती है। अब इससे हीटिंग होने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी हम इसकी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही होगी तो उसका पार्ट ऑफ दैट एनर्जी वर्क डन विल बी गोइंग इनटू द थर्मल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहे हैं तो यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स। तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी थोड़ी वर्क डन कहाँ जा रहा है? थर्मल एनर्जी में जा रहा है। तो यानी कि ये जो आपका एक्सटर्नल वर्क डन है वो एज ए थर्मल एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्लॉट्स बना देते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ लूप्स कम हो सके या उनका पाथ कम हो सके, यहाँ पर छोटे छोटे स्लॉट्स बना देते हैं। वी कॉल देम स्लॉट्स। इस तरह से अगर स्लॉट्स बना देते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ लूप्स विल बी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी जनरेशन विल बी रिड्यूस, यानी कि हीटिंग विल बी रिड्यूस्ड, हीटिंग बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम हीटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपने देखा कि अगर इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर लाते हैं तो एडी करंट्स बनेंगे। एडी करंट से क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वो थर्मल एनर्जी में चली जाएगी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी कम होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फिनोमेना दूसरी जगह देखा जाता है। लेट से आपके पास एक कॉपर सिलेंडर है। कॉपर सिलेंडर के अंदर अगर आप एक मैग्नेट ड्रॉप करते हो, एक अगर मैग्नेट ड्रॉप करोगे तो मैग्नेट ड्रॉप करने से आप देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू दिस कॉपर सिलेंडर विल चेंज। तो यहां पर देखेंगे सब कुछ मेटल है, ये सब कुछ मेटल है इसके सरफेस में, और इसके हॉलो सिलेंडर, मैग्नेट इज गोइंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो जैसे जैसे मैग्नेट अंदर एंटर करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर विल चेंज। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से होगा, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। जो इंक्रीज इन फ्लक्स है, यानी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंजेस लॉ से
ये डिक्रीज करेगा, तो आप देखेंगे इस तरह का एक लूप बनेगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा और इस मैग्नेट को रिपेल करेगा, इस मैग्नेट को रिपेल करेगा और इसको स्लो डाउन कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। यानी कि यहां पर एक अपवर्ड फोर्स होगा, रिपल्शन वाला फोर्स। अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं और ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हुआ तो इसका एक्सेलरेशन जी हो जाता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी इफ सिलेंडर इज नॉन कंडक्टिंग। और एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से कम हो जाएगा क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स होगी इफ सिलेंडर इज कंडक्टिंग। जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो रिड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यानी कि कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एडी करंट्स पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट्स इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा इंडक्शन फर्नेस, तीसरा मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन, और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में तो आप जानते हैं कि कॉइल के थ्रू, ये आपका कॉपर होता है, तो यहां पर इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि करंट इंड्यूस करेंगे तो कोर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो यहां पर करंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तो उसकी वजह से कोर की हीटिंग होती है। कोर क्या होता है, हीट हो जाता है। हिस्टेरेसिस कर्व में भी हमने देखा। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स में भी यूज होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो। और इंडक्शन फर्नेस का भी प्रॉपर्टी यही होती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जूल हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि H=I²RT। ये प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है। तो हमारे तीनों इन प्रोसेस में, यानी कि इंडक्शन हीटर, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन तीनों में एडी करंट्स यूज होते हैं। एडी करंट्स इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं यूज होते हैं, तो आपका आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप देखें तो यहां पर एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, ऑप्शन ए मेटल इज कैप्ड इन a varying magnetic field, B metal is capped in a steady magnetic field, circular coil is placed in a magnetic field, current is passed through a circular coil। तो आप देखो एडी करंट्स जो बनेंगे वो मेटल प्लेट में बनेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स वेरी होगा तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। बी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, थर्ड पार्ट में भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर आपने देखा एडी करंट्स बनते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बच्चों क्या होता है, इंडक्टेंस के दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले हम स्टडी करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट। क्या मतलब है बच्चों, यानी कि अगर आपके पास एक कॉइल है और उसमें एक करंट जा रहा है, तो इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज जनरेट होगा। इफ यू चेंज दिस आई, ये आई को चेंज करोगे तो बी भी चेंज होगा। लेट से आई को इंक्रीज करते हो तो बी इंक्रीज होता है, बी इंक्रीज होता है तो इसके थ्रू फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और अगर यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि ये आप देखो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इट्स ओन करंट। तो यहां पर क्या होता है कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हम उसी को बोलते हैं कि किस प्रोपोर्शनल में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसी को बोलते हैं इट इज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि अपने ही फ्लक्स को चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू आई,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल होगा और फ्लक्स भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू आई। एल को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एल की आप यूनिट देख सकते हो, एल की जो यूनिट होगी वो होगी फ्लक्स बाई आई। फ्लक्स को हम लिखते हैं वेबर और करंट को हम लिखते हैं एम्पियर। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर। इसको ऐसा यूनिट में हेनरी भी बोलते हैं। एल की जो यूनिट होगी इसको बोलेंगे इंडक्टेंस और इसकी यूनिट होगी हेनरी। एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये देखो सेल्फ यानी कि कॉइल के थ्रू ही करंट है और कॉइल के थ्रू ही फ्लक्स है। तो एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज प्योरली ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज एंड द नंबर ऑफ लूप्स। कितने टर्न्स हैं इस पर भी डिपेंड करता है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट इन द लूप, यानी कि ये करंट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को आप डिफाइन करते हैं एल बाई आई। किसी भी सिस्टम का आपको अगर इंडक्टेंस निकालना है तो टोटल फाई को आई से अगर हम डिवाइड करेंगे और जो भी टर्म आएगा उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां पर हमने देखा कि फाई फाई को हम लिख सकते हैं एल इंटू आई, और अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी विल बी एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। और ईएमएफ को बच्चों क्या लिखते हैं, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको लिखेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी, विच विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि यहां पर हमारा चेंज क्या हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, एल विल बी, एल इज कांस्टेंट। यहां पर एल क्या है, एक कांस्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपको एक सोलेनॉइड दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ लेंथ इज एल एंड रेडियस इज आर, यानी कि इसका रेडियस आर दिया हुआ है एंड एल इज मच मच ग्रेटर देन आर। यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में आई करंट ऐसे जा रहा है, तो यानी कि इस तरह से आई करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे एन, और नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन, एन बाई एल। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर हम फ्लक्स को लिख सकते हैं, फ्लक्स कैन बी रिटन एज बी इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और कोई भी लूप अगर आप एक लूप लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, वी कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब यहां पर अज्यूम करेंगे कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है एज कंपेयर टू द रेडियस, इसका रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ। तो जो भी इसके सेंटर पर आता है दिस इज द थ्रू आउट द सोलेनॉइड हुआ। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बी, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन इंटू आई, और यहां पर एक एक लूप का एरिया लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर, और यहां पर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, देखो हर लूप से एक फ्लक्स पास होगा दैट इज म्यू नॉट इंटू ए। तो यहां पर टोटल लूप्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एन। तो आपको ये फ्लक्स मिल जाएगा, यू कैन राइट म्यू नॉट एन इंटू एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो आप इसको एन बाई एल, एन को आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट एन, इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ये आपको फ्लक्स मिल गया है। अब यहां से सेल्फ इंडक्टेंस निकालें तो इंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं दैट इज फाई बाई आई। फाई बाई आई, एल को आप डिफाइन करोगे, फाई इज गिवन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर आई डिवाइड बाई आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा और आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट हम हेनरी में लिखेंगे। आपने देखा
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, यहां पर करंट नहीं आ रहा है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और वी कैन से प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ लूप्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, एल इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया के प्रोपोर्शनल है। एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। अगर आप एन लेते हैं तो ये इन टर्म के प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल करते हो तो एल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर इंडक्टेंस को अगर हम इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम देखें, यानी कि दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस था म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या था, एरिया, और ये हो गई लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू एरिया, और लेंथ इंटू एरिया को यानी कि हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू एरिया, और इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, इसको ए एल यानी कि वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें, यू विल गेट म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि म्यू नॉट inductance per unit volume of a solenoid is nothing but mu naught n square, where n is number of loops per unit length। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा हुआ है n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies with। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के। बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन ये है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलिनॉइड इज डबल, यानी कि एन को आप 2n कर रहे हैं, तो एल यानी कि हम बोल सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये कह सकते हैं, और N1 N2 की वैल्यू 2N1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो यानी कि L2 की वैल्यू आप देखेंगे 4 टाइम्स L1 हो जाएगी। तो इसमें पूछा हुआ है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी, यानी कि बिकम 4 टाइम्स। आंसर हो जाएगा आपका डी विल बी और आंसर। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। अ लॉन्ग सोलेनॉइड, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स व्हेन करंट 2 एम्पियर इज पास्ड, यानी कि आप लिख लो, देखो एन दे रखा है आपको 500, करंट आपको दे रखा है 2 एम्पियर। ओके, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, ये देखना ईच टर्न ऑफ ए सोलेनॉइड, ठीक है ना, flux through a one turn is given as 4 into 10 power minus 3 Weber, ये दिया हुआ है। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड को हम क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल फ्लक्स, हम बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल विल बी n टाइम्स phi 1, ये होगा, और इसको हम लिख सकते हैं L इंटू आई, यानी कि आप यहाँ पर L की वैल्यू आप देखोगे, L कैन बी रिटन एज टोटल फ्लक्स N इंटू phi 1 अपॉन आई। ये अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो 1/1 ये हमें 500 दे रखा है, वन फ्लक्स, वन कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स दे रखा है वो दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ वेबर, और करंट की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखी है। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2 इंटू 2, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा L, और इसकी यूनिट आपको पता है कितनी होती है, हेनरी। तो एक L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हेनरी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 ऑप्शन होगा 1.0 हेनरी। तो आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, करंट इज 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस
एल की वैल्यू आपको 5 हेनरी दे रखी है। देन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि टोटल फ्लक्स बताना है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, एल इंटू आई। तो टोटल फ्लक्स आप बताने के लिए टोटल फ्लक्स बताना है, एल की वैल्यू दे रखी है 2.5 एम्पियर करंट है और 5 हेनरी है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 12.5 वेबर। आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी कि 12.5 वेबर। आगे क्वेश्चन, अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अच्छी तरह देख लो, यहाँ पर करंट वेरी करंट दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन यूज हो रहा है ये ईएमएफ और करंट का हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कैसे था कि फ्लक्स फ्लक्स को, यानी कि हम फ्लक्स को क्या लिख रहे थे, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और डी फाई या माइनस फाई को हम क्या लिख रहे थे, एल आई, एल कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो अब देखो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू, एल कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी पर डिपेंड कर रहा है, ये है। तो अब यहां पर देखो इट इज माइनस टाइम्स, तो यहां पर आई वर्सेस टी दे रखा है, आई वर्सेस टी दे रखा है, तो दिस डी आई बाई डी टी क्या होता है, ये स्लोप हो जाएगी, ये स्लोप हो जाएगी। आप यहां पर 0 to t/4 में देखेंगे, आई की वैल्यू ये दे रखी है डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा, डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ईएमएफ क्या होगा, विल प्रोपोर्शनल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि माइनस टाइम्स होगा। अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, तो ईएमएफ नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है, 0 to t। दूसरा आप देखेंगे t/4 से t/2 तक डी आई बाई डी टी जीरो है, यानी कि अगर आप t इक्वल्स टू t/4 से लेके t/2 तक अगर देखें तो डी आई बाई डी टी जीरो है, इम्प्लाइज आपका ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। और फिर आप t/2 से t तक अगर देखें, t/2 से t तक अगर आप देखेंगे तो आपका डी आई बाई डी टी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ओके। तो ईएमएफ आपका पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तो यानी कि डी आई बाई डी टी, आई बाई टी का स्लोप आपको ईएमएफ देगा। तो आप देखेंगे यहां पर आपका ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पर ईएमएफ वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है, तो आपका ऑप्शन ए और डी में से हो सकता है। अब ए क्यों होगा, क्योंकि इस पार्ट में ये स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा। फिर t/4 से t/2 होगा, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि स्लोप जीरो है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर होगा ए, ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, आपका ए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देख लो थोड़ा अच्छे से। करंट आई इन द इंडक्टेंस वेरीज विद टाइम, तो सिमिलर कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आई का स्लोप पॉजिटिव है तो करंट नेगेटिव होना चाहिए, वैसे इसमें थोड़ा सा यानी कि वोल्टेज दे रखा है, inductance is varying time according to the plot, which one of the correct variation of the voltage, वोल्टेज की बात करिए, ईएमएफ की बात नहीं करिए। तो यानी कि अगर स्लोप को देखें, मैग्नीट्यूड को अगर देखें तो ये होएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। एक्चुअली इसका कर्व ऐसा आना चाहिए था कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था, और इसके बाद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए था। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन वेरिएशन तो मैच करेगा नहीं, ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन रिवर्स दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट में ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यानी कि ईएमएफ और वोल्टेज वर्सेस टाइम का ये होना चाहिए। बट यहाँ पर नियरेस्ट अगर हम देखेंगे तो नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन डी है, बट एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट व्हेन करंट चेंजेस एम्पियर 3 to 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकेंड। यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा हुआ है। देखो बच्चों, हम लिखते हैं E इक्वल्स टू
माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां पर आई टू आई वन दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एल आई टू माइनस आई वन ओवर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम दे रखा है, आई टू दे रखा है, आई वन दे रखा है, तो यानी कि ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई बाई टी, ऐसे निकाल सकते हो। तो आपको एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ईएमएफ इंटू टाइम और डेल्टा आई से डिवाइड कर दो। ईएमएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 5 वोल्ट और टाइम यहां पर दे रखा है 1 मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड आप लिखोगे। और डेल्टा आई क्या दे रखा है 3 to 2, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, ये आपका 2 होगा और ये 3 होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, दैट इज 2 - 3 इज -1 और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप डेल्टा आई को आप लिख सकते हो 3 - 2, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस साइन ओमिट कर दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 1 एम्पियर। तो सॉरी, 3 - 2 1 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 5 × 10⁻³ ओके। और यूनिट आएगी इसकी, वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो या फिर हेनरी लिख सकते हो। सो यू विल गेट एल इक्वल्स टू 5 मिली हेनरी। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 5 मिली हेनरी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ करंट इन द सेल्फ इंडक्टेंस L 40 मिली हेनरी दे रखा है, L is increased uniformly to 1 ampere to 11 ampere in 4 millisecond. The EMF induced, okay, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। सेम कंसेप्ट पर कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम लिखेंगे कि आपका L गिवन है और ईएमएफ को लिखेंगे -L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। टाइम दे रखा है, L की वैल्यू 40 मिली हेनरी दे रखी है। डेल्टा आई को लिख सकते हो आप 11 - 1 और टाइम आपको दे रखा है 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड यानी कि 10⁻³ सो इसको आप देखेंगे -40 10⁻³ हेनरी, और यहाँ पर ये 10 आएगा, हेयर इज 4 और ये आएगा 10⁻³ -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद 100। तो आंसर आपका आने वाला है ईएमएफ विल बी 100 वोल्ट। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये कितना आएगा, 100 वोल्ट होएगा और आपका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर बच्चे। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर एल की वैल्यू दे रखी है 2 मिली हेनरी, यानी कि आपको इन सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, करंट इज फ्लोइंग और आई का फंक्शन दिया हुआ है आपको t² e⁻⁻t। आपको बताना है टाइम एट विच द ईएमएफ इज जीरो। सिंपली आप यूज करेंगे ईएमएफ इक्वल्स टू -L/di/dt और ये जीरो होगा। जीरो होगा तो देखो एल तो जीरो है नहीं, तो ये जीरो होने के लिए हम बोलेंगे ओनली पॉसिबिलिटी एज di/dt जीरो है। तो आपको वो टाइम निकालना है जब ये आपका di/dt जीरो हो जाएगा। तो आप di/dt को निकालेंगे, di/dt डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आपको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो पहले t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2t, e⁻⁻t सेम रहेगा, प्लस अब क्या करेंगे e⁻⁻t को रखेंगे और t² को एज इट इज रखेंगे। तो e⁻⁻t का आपको डेरिवेटिव पता है, माइनस टाइम e⁻⁻t आएगा। और ये देखो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, t इंटू e⁻⁻t कॉमन लेंगे, आपके पास 2 - t ऑप्शन बचेगा। इसको आपको जीरो करना है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है बच्चों t इक्वल्स टू जीरो हो, और एक पॉसिबिलिटी है ये ब्रैकेट जीरो हो, यानी कि ये आपका t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ए ऑप्शन में दे रखा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लूप due to which it opposes the change in current. That means it tries to
keep the current constant and current cannot be changed suddenly in the inductor. यानी कि बच्चों सपोज करो ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है और ये आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल में अगर आपका आई कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो होगा, कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप आई को इंक्रीज करते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, यानी कि कुछ इस तरह से होगा आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी कि इधर से इधर जाओगे तो ईएमएफ इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये करंट को अपोज करेगा। देखो ईएमएफ इस डायरेक्शन में हुआ तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपके करंट में इंक्रीज को अपोज कर रहा है। यानी कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब जनरेट होता है जब करंट को आप चेंज करोगे। अगर करंट को आप डिक्रीज करते हो तो फ्लक्स भी डिक्रीज होता है और आपका ईएमएफ कुछ इस तरह से जनरेट होगा, तो यानी कि वो करंट को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और अगर आपका करंट डिक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करना चाहेगा। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहता है कि इसके थ्रू फ्लक्स कांस्टेंट रहे, यानी कि कॉइल के थ्रू करंट कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। तो इट अपोजेस द चेंज इन करंट एंड इट ट्राइज टू कीप द करंट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखना चाहता है, नॉट नेसेसरी कि उसको रख पाएगा। तो अब हम बात कर सकते हैं एक आइडियल इंडक्टर की। एक आइडियल इंडक्टर क्या होता है बच्चों? एक कॉइल और सोलेनॉइड made from thick wire have negligible resistance but a considerably self inductance। यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस तो जीरो है, लेकिन ड्यू टू कॉइलिंग इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस है, उसको हम कॉल करते हैं इंडक्टर, और इसकी यूनिट होती है हेनरी, जिसको एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। और इसका सिंबल जो सर्किट में आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने सर्किट में रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, हम इंडक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल आएगा एल। अब हम बात करते हैं ईएमएफ अक्रॉस अ इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ किस तरह से होगा? ईएमएफ के अक्रॉस इंडक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम फर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं कि आई अगर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये आपका इंडक्टर है और इसके अक्रॉस आपका आई इंक्रीज हो रहा है। आई अगर इंक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं हम कि आपका ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ईएमएफ कुछ इस तरह से होगा। ईएमएफ इस तरह से होगा और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे तो ईएमएफ क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हो तो यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप ईएमएफ को देखो, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमें पता है एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, बट इसमें एल आपने मल्टीप्लाई किया, और इसका अगर साइन वाइज लिखें तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, तो माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन में अगर ए टू बी जाते हो तो आपका ईएमएफ डिक्रीज होता है। तो हम करंट की डायरेक्शन में इफ आई कैन राइट, इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी, तो आपका ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी कि आप देखो इस तरह से सिंबल आप बैटरी के सिंबल में देखते हो कि ईएमएफ अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं तो डिक्रीज होता है, तो ईएमएफ को हम लिखेंगे माइनस डी एल बाई डी टी। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट विल बी माइनस डी एल बाई डी टी। सेकेंड केस सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि अगर आपका करंट डिक्रीज होता है, सॉरी, पहला केस कंसीडर किया था हमने, करंट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है डी आई बाई डी टी आपका नेगेटिव होगा। डी आई बाई डी टी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और आप देखेंगे कि आपका जो डी आई बाई डी टी है
वो नेगेटिव है, और माइनस आपने लगा दिया तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि माइनस एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा। और जब करंट डिक्रीज होगा तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल सपोर्ट द करंट, करंट को सपोर्ट करेगा। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएंगे तो इस तरह से आपको ये बनेगा, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यानी कि ए टू बी जाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका ईएमएफ इंक्रीज होगा ए टू बी में। तो हम यहां से ए टू बी में अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, इसको अगेन माइनस एल डी आई बाई डी टी रखेंगे, क्योंकि डी आई बाई डी टी इस बार क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो आप हमेशा आप देखेंगे इस केस में भी माइनस एल डी आई बाई डी टी आया है, इस केस में भी माइनस एल डी आई बाई डी टी आया है। यानी कि इस केस में डिक्रीज हो रहा है, फिर भी आप इस टर्म से आप इसको लिख सकते हो माइनस एल डी आई बाई डी टी इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसमें ये इंक्रीज हो रहा है तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ए टू बी जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तब भी ये आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डी आई बाई डी टी क्या है आपका, नेगेटिव है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन ऑलवेज राइट ई एम एफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऑलवेज। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और यहां पर एक रजिस्टर दिया हुआ है और लेट से 5 ओम, और ये आपको बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट। ओके, यहां पर ये करंट दे रखा है, ये इंडक्टर है, लेट से दिस इज 1 हेनरी, ये 1 हेनरी का आपका इंडक्टर है। तो अब बच्चों हमें बताना है केसेस में वी ए माइनस वी बी। पहला कंसीडर केस करेंगे कि यानी कि आई क्या है, 2 एम्पियर है और कांस्टेंट है। दूसरे केस में आई 2 एम्पियर है बट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। थर्ड केस में आई आपका 2 एम्पियर है बट डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं ए, यानी कि आई इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डी आई बाई डी टी क्या होगा, 0 होगा। तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर हम लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वो होगा 0। तो आप देखेंगे वी ए, वी ए किया हमने, इसके अक्रॉस कितना हुआ, 0 हुआ। और करंट की डायरेक्शन में यहां पर आप जाएंगे तो ये रिड्यूस होगा, फिर -5 वोल्ट। ओके, फिर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो यहां पर -5 × 2, ये पहुंच के आपको क्या मिल जाएगा, ये वी बी मिल जाएगा। यानी कि वी ए से स्टार्ट किए, यहां डिक्रीज हुआ, फिर सॉरी यहां डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ कांस्टेंट यानी कि 0, यहाँ पर सेम रहा, यहाँ डिक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, देन इट बिकम्स द पोटेंशियल एट ए। तो आप यहाँ देखेंगे वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 25 वोल्ट आपका आ जाएगा, फर्स्ट केस सिनेरियो। सेकेंड केस सिनेरियो क्या है, यहाँ पर करंट की वैल्यू अगेन आपकी 2 एम्पियर है बट इट इज इंक्रीजिंग, डी आई बाई डी टी होगी 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी। तो आप इंडक्टर के थ्रू यहां पर जाएंगे, इंडक्टर के थ्रू आप ये लिखेंगे, पहले ए से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा पोटेंशियल ऑफ ए, और इंडक्टर के थ्रू आप लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट के डायरेक्शन में ये रिड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, और फिर ये 5 वोल्ट से रिड्यूस होगा, और फिर करंट के डायरेक्शन में क्योंकि आई की वैल्यू आपकी 2 एम्पियर है तो यहाँ पर 5 × 2, सॉरी ये फर्स्ट वाला आंसर आपका 15 आएगा, दिस इज 5 × 2, यानी कि ये आपका यहाँ पर 2 आना चाहिए, दिस इज 2, और ये वैल्यू होगी आपकी 10 × 15 वोल्ट। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 10 इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा। वी ए से स्टार्ट किया आपने, इंडक्टर के थ्रू गए, ये बैटरी के थ्रू और ये रजिस्टर के थ्रू, तो यानी कि वी ए माइनस वी बी आप करेंगे तो ये सारे टर्म आरएचएस में चले जाएंगे, यानी कि एल डी आई बाई डी टी प्लस 5 + 10। तो यहाँ पर एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी,
तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये 1 हो जाएगा प्लस 15, तो ये आपको 16 वोल्ट आ जाएगी। VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा जब आपका करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो एक EMF इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ओके, यानी कि A आपका ज्यादा हायर पर होगा, B आपका ज्यादा लोअर पर हुआ है। अगर यहाँ पर करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो सिंपली कितना आया है, 15 वोल्ट आया है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो एक EMF इसके अक्रॉस और एक्स्ट्रा जनरेट होगा 1 वोल्ट का, और टोटल आपका कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम कंसीडर करेंगे, यानी कि I इक्वल्स टू 2 एम्पियर है बट डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगेन सो C केस में I इज 2 एम्पियर एंड di/dt इसको लिखेंगे -1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, तो EMF हम VA माइनस LdI/dt -5 इंटू 2 इक्वल्स टू VB। इसको सॉल्व करेंगे, VA माइनस VB इक्वल्स टू LdI/dt प्लस 15। तो आप यहां पर देखेंगे L माइनस di/dt की वैल्यू 1 है, प्लस 15 यू विल गेट 1 इंटू -1 प्लस 15। ओके, आंसर आपका आएगा 14 वोल्ट, यानी कि VA माइनस VB हो जाता है आपका इस केस में 14 वोल्ट। अगर ये आपका, यहां पर देखो, अगर ये आपका करंट डिक्रीज करता है, करंट डिक्रीज करता है तो करंट को सपोर्ट करने के एक EMF ऐसे जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट होएगा, यानी कि पहले ये 15 वोल्ट कम था, लेकिन ये अब इसको सपोर्ट करेगा, 1 वोल्ट का राइज देगा। तो अब ये क्या कर देगा, इसको 14 कर देगा। देखो, इसके थ्रू राइज होगा, इसके थ्रू ड्रॉप होगा, इसके थ्रू ड्रॉप होगा। तो इसके थ्रू जो राइज हुआ है वो इसमें 15 था, और ये राइज इसको -1 कर देगा, यानी कि 14 वोल्ट का ड्रॉप कर देगा। तो VA हायर पोटेंशियल पर है VB से, लेकिन क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो 1 वोल्ट का EMF इधर जनरेट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बचेगा वो सिर्फ 14 वोल्ट बचेगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, a part of complete circle shown in the figure at some instant the value of current is 1 ampere, यानी कि I की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दे रखी है एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, यानी कि di/dt equals to -10⁻². The value of potential Vp minus Vq in volts at that instant. तो यानी आप देखेंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, I का डायरेक्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं VQ। करंट के डायरेक्शन में आप रजिस्टर के थ्रू आएंगे तो आपका आएगा -IR। फिर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे बैटरी पर, तो आपका प्लस आएगा EMF E, और -LdI/dt करंट की डायरेक्शन में इंडक्टर के थ्रू होगा, और आप पहुंच जाएंगे P पर। तो इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ Q, सॉरी P, पोटेंशियल ऑफ Q। पोटेंशियल ऑफ Q से स्टार्ट किया, पोटेंशियल ऑफ P पर पहुंच गए, VQ -IR में आप लिखेंगे 2 इंटू करंट है आपका 1, E की वैल्यू आपको +30 मिलेगी क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, माइनस L की वैल्यू आपको 50 मिली हेनरी दे रखी है, और di/dt आपको -10⁻² दे रखा है, इट इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और आप इसको लिखेंगे VQ -2 + 30, और ये हो जाएगा 50 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल्स टू वैल्यूज VP, पोटेंशियल ऑफ P। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 5 VQ प्लस 35 -2 दैट इज 33 इक्वल्स टू VP। तो दिस इज 33 इक्वल्स टू VP माइनस VQ, तो ये आएगा 33 वोल्ट। तो इसका आंसर आपको VP माइनस VQ की वैल्यू आपको, दिस इज 33 वोल्ट। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, हम Q से स्टार्ट कर रहे हैं, Q से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ Q है,
इस डायरेक्शन में गए डिक्रीज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए अक्रॉस द बैटरी तो इंक्रीज हुआ, और करंट की डायरेक्शन में इंडक्टर पर आप सीधे ये लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज द साइन विल एडजस्ट इटसेल्फ। यहाँ पर आप 10⁻⁻² लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, और ये माइनस साइन आएगा और एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होके ये टोटल वैल्यू आपको 5 दे देगी, और अकॉर्डिंगली आपको Vp माइनस Vq की वैल्यू आ जाएगी 33 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। एक इंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से एज ए मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि करंट आई जा रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग, डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं इसके थ्रू एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस इंडक्टर को हम लिख सकते हैं ईएमएफ इनटू करंट, यानी कि ईएमएफ इनटू करंट को हमने पावर लिख दिया है। और हम एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी इज पी डी टी। पी डी टी का इंटीग्रल पावर को डी से मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहां पर देखो ये आ जाएगा ई इंटू आई, पावर को लिख दिया, इंटू डी टी। अब हमें पता है कि फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है एल इंटू आई, और ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी, और ई डी टी को आप लिख सकते हो एल इंटू डी आई। तो ये ई डी टी की वैल्यू आपको एल डी आई आ जाती है। तो एनर्जी को आप लिखोगे इंटीग्रल ऑफ आई इंटू ई डी टी। इसकी वैल्यू हम एल डी आई से रिप्लेस कर देंगे, विच विल गिव यू आई इंटू एल इंटू डी आई। एल एक कांस्टेंट है, और हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हम लिखेंगे दिस इज एल, इसका इंटीग्रल आई डी आई। और हम बोल रहे हैं कि करंट इंक्रीज होके 0 से आई तक गया है, तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करोगे और ये आपको दे देगा एल आई स्क्वायर बाई टू। तो यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर इज एल आई स्क्वायर बाई टू इफ करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू आई। 0 टू आई करंट अगर इंक्रीज होता है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने t इक्वल्स टू 0 से अगर इसको इंक्रीज करते करते आई तक लाए हुए हैं, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज हाफ एल आई स्क्वायर, और ये एनर्जी स्टोर होती है एज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये इंडक्टर आपका है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। उसके बाद हमने इंडक्टेंस पढ़ा था। इंडक्टेंस हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड वाज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पायर स्क्वायर। तो एल इंटू पायर स्क्वायर हमने ये भी पढ़ा था, दिस वाज इंडक्टर वाज एरिया इंटू लेंथ इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये आ गया था। दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर हम लिख सकते हैं म्यू यू विच इज हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर को आप आई स्क्वायर बाई टू ये लिखा, और ये आपने एल लिख दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे कि यहां पर देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट एन आई है, तो यहां पर आपका एन स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर आ रहा है, बट आपको म्यू नॉट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू नॉट से डिवाइड करके म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यू की वैल्यू आप देखेंगे दिस इज म्यू नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और टू तो नीचे था, इसको आप लिख दोगे एन स्क्वायर आई स्क्वायर, और यहां पर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हमने सेपरेट कर लिया। तो आप इसको देखेंगे, ये वैल्यू कुछ नहीं है, ये आपको बी लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर, और ये टू म्यू नॉट, और पाई आर स्क्वायर इज एरिया इंटू लेंथ, इज दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम।
तो हम एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्टडी करें तो वो क्या होगा, b²/2 म्यू नॉट। तो हम ये याद रख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इट विल बी म्यू नॉट b²/2 म्यू नॉट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी इस तरह स्टोर हुई थी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को हम b²/2 म्यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट 1 एम्पियर। आई की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दे रखी है और इंडक्टर की वैल्यू 100 मिली हेनरी दे रखी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आप एनर्जी को सिंपली लिख सकते हैं हाफ Li²। एल की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, आई की वैल्यू 1 की 1²/2। तो ये आपके पास आ जाएगी 50 इंटू 10⁻³ दैट इज 5 इंटू 10⁻², और ये आएगी जूल में। जब एसआई यूनिट यूज करेंगे तो आपको आंसर एसआई यूनिट में आएगा एंड इट कैन बी रिटन एज 0.05 जूल। तो आप आंसर देखेंगे, आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को जो हमने हाफ Li² लिखा है, इसी एनर्जी को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं, क्योंकि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है Q²/2C, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर इज 25। एनर्जी आपको दी हुई है 25 मिली जूल्स। करंट इज गिवन एज 60 मिली एम्पियर। इंडक्टर यानी कि L की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला E इक्वल्स टू Li²/2, यानी कि 2E/I² आपको L देगा। इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स E की वैल्यू आपको 25 इंटू 10⁻³ जूल्स दे रखा है। I² को आप सॉल्व करेंगे 60 मिली हेनरी, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि 10⁶ हो जाएगा। You will solve, L will come out to be, this is 50 and this is 3600, ओके, इंटू 10⁻³ ऊपर पहुंचेगा, यहां से दो वैल्यू जाएंगी, दिस इज एक यहाँ, ये 2 बचेगा, यानी कि 5/36 इंटू 10⁻², यानी कि इसको आप लिख सकते हो 50 इंटू 1 10/36। It will give you L is 1.3 into 10 अप्रॉक्स ये देगा, तो ये 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आएगा। और यू विल सी कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 13.89 हेनरी। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।